हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को ख़त्म कर लिया है, आज से हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ही बात है। अगर आपने मेरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट में उसकी लिंक दे दूँगा। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आज हम ये तीन चीज़ कंप्लीट करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर रेंज देखेंगे और फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस टाइप के मॉलिक्यूल देते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टाइप वाले मॉलिक्यूल देते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, rotational spectro it is given by those molecules having permanent dipole moment, जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, वही मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अब हमारे पास एक वर्ड आ चुका है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम ये जानते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल होगा, उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन ज़रूर होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के पास खुद का मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है। अब देखिए, ये तो हमने मान लिया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस में होती है, ऐसे मॉलिक्यूल में जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल अपनी जगह रोटेट कर रहा है, वैसी जगह हम उस मॉलिक्यूल की, उस रोटेटिंग मॉलिक्यूल की हम स्टडी करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मान लीजिए ये ए बी नाम का कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ए बी नाम का कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये प्लेन में ये रोटेट कर रहा है। ठीक, अब इसकी रोटेट करने की कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी। उस फ्रीक्वेंसी को मैंने मान लिया μ1। ठीक है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो रोटेट कर रहा है। ठीक है, और उसकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी है μ1। ठीक है, उसकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी है μ1। जब इसके ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सी रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ही बात है। ठीक है, तो जब इस पे मैं माइक्रोवेव रेडिएशन डालूंगा, माइक्रोवेव, ठीक है, जाहिर से बात है कि इसकी भी, माइक्रोवेव रेडिएशन की भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए μ2। ठीक है, मैंने ये कहा कि ए बी नाम का एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो रोटेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी μ1 से, और मैंने इस मॉलिक्यूल के ऊपर माइक्रोवेव रेज डाली है। ठीक है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो μ2 है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जब μ2 माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी एक हो जाए, मतलब μ1 इज इक्वल टू μ2 हो जाए, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तब हमें मिलेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देन रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन। मैंने ये कहा कि फिर से कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये रोटेट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी μ1 है, ये रही μ1। इसके ऊपर माइक्रोवेव रेज डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी है μ2। एक ऐसा पॉइंट जिस पे इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, उस टाइम पे ये मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, उस टाइम पे ये मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें देगा। ये देखा। फिर मैंने ये बताया था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल को हमें एक्साइट करने के लिए या एनर्जी देने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये 3 पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा डाइपोल मोमेंट की बात हुई, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी किए जाते हैं। तो मान लीजिए मॉलिक्यूल है, ठीक, इस मॉलिक्यूल को मैं क्लासीफाई करता हूँ। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैंने कर दिया क्लासीफाई। एक पार्ट है कि इस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, या तो ऐसा हो जाए कि नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, या तो डाइपोल मोमेंट परमानेंट हो या तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो, ये कहा। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा शोज रोटेशनल स्पेक्ट्रा, शोज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल नहीं होता वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते, नो रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, तो देखिए CO, HCl, HCN, H2O वेपर स्टेट में, वेपर, CO, HCl, HCN, H2O, और क्या हो सकता है OCS एक्सेट्रा। ये जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होते उनके एग्जाम्पल है H2, Cl2, Br2, O2, N2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को क्लासीफाई किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किस तरह के मॉलिक्यूल है, तो ये है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। तो ये देखिए दोनों ही एटम अलग है इसलिए हेट्रोएटॉमिक है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट देखिए ये होमो एटॉमिक है, दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है HH। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब आगे चलेंगे। अब देखिए डाइपोल मोमेंट
डायपोल मोमेंट जो है इसके आने का रीज़न क्या है, ये डायपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल में होगा कब, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया C और O, ठीक है, CO लिया मैंने एग्जाम्पल। इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये मैंने डायपोल, ये मैंने बता दिया डायपोल का डायरेक्शन, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट आएगा कब, जब दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाए तो डायपोल मोमेंट अराइज होता है। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए तो डायपोल मोमेंट अराइज हो जाता है। ये हुआ, तो ये डायरेक्शन कहाँ से, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि डायपोल मोमेंट जिन मॉलिक्यूल के पास होता है वो पोलर होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे HCl, ये HCl, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है हाइड्रोजन से, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्लोरीन की साइड होगी। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल भी है, इसलिए डायपोल मोमेंट जिनके पास होता है परमानेंट डायपोल मोमेंट वो पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर या परमानेंट डायपोल मोमेंट रखते हो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी किए जाते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसी तरह से इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोवेव विथ मैटर, माइक्रोवेव रेज विथ मैटर is known as rotational spectroscopy, is known as rotational spectroscopy। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक और बात, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, those molecules which has permanent dipole moment are called as microwave active molecule, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब आगे चलेंगे। अब हम रेंज की ओर चलते हैं। रेंज क्या होती है माइक्रोवेव रेडिएशन की, 3 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में रेंज लिखी है, सॉरी इसे 10 कर दीजिए, हाँ, 3 × 10⁻10 से लेके 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक की रेंज होती है माइक्रोवेव रेडिएशन की। ये भी नोट कर लीजिए। अब हम मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से। एक मिनट रुक जाइए। मॉलिक्यूल्स, देखिए मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन करो
उससे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइप्स जानने चाहिए। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दिखाते हैं आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दिखाते हैं आई से। इसके 3 टाइप है, आई ए, आई बी और आई सी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आई ए का मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। आई ए का मतलब हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस या बॉन्ड एक्सिस आप लिख सकते हैं, अबाउट बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बी का मतलब हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंड टू एंड रोटेशन टूवर्ड्स प्लेन। आई बी का मतलब होता है एंड टू एंड रोटेशन टूवर्ड्स प्लेन, प्लेन की तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी से दिखाते हैं। और आई सी का मतलब होता है एंड टू एंड रोटेशन राइट एंगल टू प्लेन। एंड टू एंड रोटेशन राइट एंगल टू प्लेन, ये है 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उनके वो किसको शो करते हैं। आई ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉन्ड एक्सिस, ये टूवर्ड्स प्लेन, और ये राइट एंगल टू द प्लेन। ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब हम क्लासीफाई करेंगे मॉलिक्यूल्स को। देखिए मॉलिक्यूल्स को हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला टाइप है, सबसे पहले हम लिखेंगे लीनियर मॉलिक्यूल्स। लीनियर मॉलिक्यूल्स, लीनियर मॉलिक्यूल्स में आई ए इज इक्वल टू 0 होता है एंड आई बी इज इक्वल टू आई सी। आई बी इज इक्वल टू आई सी। ये लीनियर मॉलिक्यूल की पहचान है कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई ए, रोटेशन अराउंड बॉन्ड एक्सिस 0 होती है, नहीं रोटेट करते, पर एंड टू एंड रोटेशन टूवर्ड्स प्लेन और राइट एंगल में रोटेशन इक्वल ही होता है। इनके एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिखा जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है HCl लीनियर मॉलिक्यूल्स, फिर HCN एक्सेट्रा। इस तरह के मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं ये सारे के सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स में क्लासीफाई, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये लीनियर मॉलिक्यूल्स में आएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरा, और OCS भी एक एग्जाम्पल, OCS ये भी एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। दूसरा लीनियर मॉलिक्यूल्स हो गया। अब आएंगे कौन से मॉलिक्यूल, तो आएगा सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप दूसरा क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल का, सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप में आई ए 0 के इक्वल नहीं होता एंड आई बी और आई सी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। आई बी और आई सी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पर आई ए इन दोनों के इक्वल नहीं होता। मैंने ये कहा सिमेट्रिक टॉप में आई ए 0 नहीं हो सकता और इन दोनों के इक्वल भी नहीं हो सकता। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए, या तो आई ए इन दोनों से छोटा हो जाए,
और या तो आई ए इन दोनों से बड़ा हो जाए। ठीक है, when IA is greater than IB and IC then it is known as prolate molecule, prolate molecules। और जब when IA is smaller than IB and IC then it is prolate, and when it is greater than then it is oblate, oblate molecules। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रोलेट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है CH3CN। प्रोलेट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है CH3CN और ओब्लेट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है बेंजीन और BCl3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल के दो टाइप अभी तक देख लिए। पहला है लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें IA छोटा होता है और IA 0 होता है और IB इज इक्वल टू IC होता है, इसके एग्जाम्पल। उसी तरह से सिमेट्रिक टॉप में IA 0 तो नहीं होता पर इनके इक्वल भी नहीं होता IB और IC के। जब वो छोटा हो जाए IB और IC से IA तो प्रोलेट मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, पर IA जब बड़ा हो जाए तो ओब्लेट मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और ये इनके एग्जाम्पल। ठीक है, अब आता है स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप, इसमें IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। इसमें तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल है CH4, CCl4, SF6 एक्सेट्रा इसमें। ठीक है, तो स्फेरिकल टॉप वाले मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इस टाइप के मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 होता है, डाइपोल जीरो। ठीक है, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे ये भी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनालाइज नहीं किए जाएंगे, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक आखिरी है एसिमेट्रिक टॉप। एसिमेट्रिक टॉप में तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के अंदर तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इनका एग्जाम्पल है H2O, विनाइल क्लोराइड, ये इनके एग्जाम्पल एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन भी कर दिया, लीनियर, सिमेट्रिक टॉप, स्फेरिकल टॉप, एसिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप भी दो टाइप में, प्रोलेट और ऑब्लेट। प्रोलेट में IA छोटा होगा IB और IC से, और ऑब्लेट में IA बड़ा होगा IB और IC से, और इनके एग्जाम्पल ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो BCl3 होता है, ये जो BCl3 होता है, इसकी ये दो स्ट्रक्चर रखता है, दो टाइप्स के स्ट्रक्चर शो कर सकता है, या तो प्लेनर हो जाए, प्लेनर, या सिमेट्रिकल। प्लेनर या सिमेट्रिकल। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IA इज इक्वल टू 2IB इज इक्वल टू 2IC। बोरॉन ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस, बोरॉन ट्राइक्लोराइड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये केस होता है, ये भी आप याद रखेंगे। IA इज इक्वल टू 2IB विच इज इक्वल टू 2IC, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, रेंज देखी है और मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। कल हम स्टार्ट करेंगे रिजिड रोटर को। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।